सोलो लिविंग सीजन 3 के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां थॉमस एंड और जिनू की भयानक लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं उस लड़ाई के अगले दिन का नजारा। अगले दिन का सूरज एक नई हलचल लेकर आया। जिनू अब इंटरनेट गिल्ड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है। जैसे ही वह एंट्री करता है, कई रिपोर्टर्स कैमरे लेकर उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। चारों तरफ फ्लैश की रोशनी, हलचल और फुसफुसाहटें होने लगती है। यह देख जिनू थोड़ा हैरान होता है कि इतनी मीडिया अचानक क्यों उमड़ पड़ी है। तभी उसके साथ खड़ा डिप्टी मैनेजर उसे बताता है कि कल की लड़ाई की खबर हर जगह फैल चुकी है। अब स्पॉटलाइट से बच पाना लगभग नामुमकिन है। बारे में सोचकर वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। उसका मकसद साफ है, काम खत्म करो और वापस लौट जाओ। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले डिप्टी मैनेजर जिनू को एयर प्लग्स थमा देता है ताकि वो जो कुछ भी मीटिंग में कहा जाए उसे इंटरप्रेट करके समझ सके। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के मीटिंग हॉल में सभी टॉप गिल्ड के प्रतिनिधि मौजूद हो चुके हैं। तभी वहाँ संगनू भी एंट्री करता है। उसे देखते ही सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं। यही वो शख्स है जिसने कल थॉमस एंडर को लगभग जान से मार डाला था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यही वही शख्स है जिसने टोक्यो के रैंक एस गेट को अकेले ही रोक दिया था। दुनिया भर की टॉप गिल्ड्स के प्रतिनिधि हैरानी में है। थॉमस एंडर जैसा ताकतवर हंटर जो किसी राजा की तरह राज करता था, उसे हराना किसी सपने जैसा। और ये चमत्कार जिनू ने कर दिखाया। जिनू अब अपने स्थान पर आकर बैठता है और मीटिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले स्टेज पर आते हैं डॉक्टर बेल्चर। वे सभी को संबोधित करते हुए अपना परिचय देते हैं और फिर प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। वह बताते हैं कि यह इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि सभी देश के टॉप गिल्ड्स एकजुट होकर उन खतरों पर चर्चा करें जो दुनिया के सामने अचानक से उभर रहे हैं। डॉक्टर बेल्चर कहते हैं कि सभी को पता चल चुका है कि हाल ही में दुनिया में बहुत सारे गेट्स अचानक से खुलने लगे हैं और उनके साथ खतरनाक मैजिक बीस्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है जो शायद अभी तक सभी को नहीं पता। वे खुलासा करते हैं कि आसमान में कुछ असामान्य गतिविधियां दर्ज की गई है। स्काई में अचानक कुछ अनयूजुअल एनर्जी दिखाई दे रही है जो लगातार बढ़ रही है। ये कोई साधारण मैजिक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारना का कंसंट्रेशन जो आमतौर पर वातावरण में बिखरा होता है अब असामान्य रूप से घना होता जा रहा है। डॉक्टर बेल्जर बताते हैं कि उन्होंने इस अनजानी एनर्जी को फिलहाल एक नाम दिया है, मैजिस्फीयर। स्क्रीन पर एक मैप दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग देश के आसमानों में यह मैजिस्फीयर दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि 9 जगहों पर यह ऊर्जा बेहद स्पष्ट तौर पर मौजूद है। सबसे ज्यादा डेंसिटी दक्षिण कोरिया के सियोल में पाई गई है और वही देश है जहाँ से जिनू आता है। यह सुनते ही सभी प्रतिनिधियों की निगाहें जिनू पर टिक जाती है, लेकिन वह शांत बैठा रहता है। डॉक्टर बेल्जर तुरंत स्थिति संभालते हुए कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैजिस्फीयर सियोल के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि जिनू इसका कारण है या वो इसे कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसा होता तो वह एक हंटर नहीं बल्कि किसी और ही स्तर का अस्तित्व होता। जिनू मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये जो 9 लोकेशंस है इनका कोई संबंध 9 मोनार्क से है? क्योंकि जिनू जानता है कि कुल मिलाकर 9 मोनार्क्स ही है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? डॉक्टर बेल्जर कहते हैं कि अभी तक इसकी वजह पूरी तरह से अज्ञात है। कैसे डील किया जाए ये भी किसी को नहीं पता, मगर इतना तय है कि इसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इससे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे ही वे अपनी बात खत्म करते हैं, स्टेज पर ब्रैनन आता है। वह डॉक्टर बेल्जर से पूछता है कि क्या उनकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। डॉक्टर स्टेज से नीचे उतरते हैं और ब्रैनन अब स्टेज पर अपनी बात शुरू करता है। वह कहता है कि चूंकि यहाँ सभी टॉप हंटर्स और गिल्ड्स मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा ऐलान करना चाहता है। ब्रैनन बताता है कि 2 हफ्ते पहले नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड को एक ग्रुप ऑफ असाइलेंट्स ने मार डाला है। यह खबर सुनते ही मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नेशनल लेवल हंटर जिसे हराना असंभव माना जाता था, उसकी हत्या। लोग एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं, ये संभव कैसे है और इतना बड़ा राज छुपा कैसे रह गया? पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि इस खबर को जानबूझकर छुपाया गया था, लेकिन अब ब्रैनन ने सबके सामने इसका खुलासा कर दिया। ब्रैनन आगे कहता है कि जिस तरह का खतरा दुनिया के सामने आ रहा है उसमें अब किसी भी हंटर की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का माहौल गहरा और भारी था। ब्रेन ने जैसे ही कहा एक नेशनल लेवल हंटर की हत्या हुई है, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सबके चेहरों पर हैरानी और भय का मिलाजुला असर था। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्रिस्टोफर रेड जैसे ताकतवर हंटर को कोई मार सकता है। लेकिन यह खबर अब सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, उसकी डेड बॉडी स्क्रीन पर लाइव दिखाई जा रही थी। ब्रेन ने गंभीर आवाज में कहा, इस घटना के पीछे एक प्राइम सस्पेक्ट है। और जैसे ही उसने कहा, स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है, जिनू के पिता का चेहरा। एक पुरानी तस्वीर, एक नई तस्वीर और कुछ घटनाओं के फुटेज। सारा हॉल खामोश। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये वही आदमी है ना जिसने कल थॉमस एंड्रयू को लगभग मार ही दिया था। दूसरे ने कहा, क्या क्रिस्टोफर रेड को इसने ही मारा? सभी की निगाहें संग जिनू पर टिक गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ शांत लेकिन भीतर से हिल चुका था। ब्रेन ने कहा, हमने इसे सस्पेक्टेस नाम दिया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, तो जिनू नहीं है ये। मगर तभी किसी ने टोका, अरे ये आदमी तो दिखता बिल्कुल जिनू जैसा है। क्या सभी एशियन लोग एक जैसे लगते हैं? इस बात पर जिनू का चेहरा सख्त हो गया। गुस्सा, दर्द, उलझन, सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। और फिर यादें उभरने लगी। कैमिश की बातें जो उसने डंजन्स और रूलर्स को लेकर कही थी। वो 4 लोग जिन्हें डायरेक्टली रूलर्स की शक्ति मिली थी, जिनसे बचने की चेतावनी दी गई थी। जिनू सोचता है, अगर मेरे पिता को रूलर्स ने चुना है तो क्या वह सच में बीस्ट बन चुके हैं या फिर कुछ और है इस कहानी में? उसी वक्त एक और आवाज उभरती है, मुझे समझ नहीं आ रहा।
रूलर्स ने एक ऐसा बीस्ट क्यों भेजा जो जिनू के पिता जैसा दिखता है। स्क्रीन पर अब और भी जानकारी दिखाई जाने लगती है। ब्रेन कहता है सस्पेक्ट एस को पहली बार अमेरिका के एक गेट में देखा गया था। वह इंसानों की भाषा बोल सकता है। उसने कोरियन में बातचीत की। हमारी टीम ने डोंगसू को भेजा था पूछताछ के लिए, लेकिन वही सस्पेक्ट एस ने डोंगसू को मार गिराया। सभी के होश उड़ गए। उसने स्कैवेंजर गिल्ड के एलिट हंटर वांग डोंगसू को हराया और फिर हेडक्वार्टर में आग भी लगा दी। ब्रेन बोलता है हमें संदेह है कि ऐसे और भी कई ह्यूमन बीस्ट्स हैं, अलग अलग डंजन से निकले और सब मिलकर क्रिस्टोफर रेड को मारने के लिए इकट्ठा हुए। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। सस्पेक्ट एस डोंगसू को चेतावनी देता है कोरिया दोबारा मत आना वरना मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। जिनू ध्यान से सुनता है और अचानक कहता है रुको। वो समझ गया था ये बात उसके लिए नहीं, उसके पिता ने ये बात डोंगसू की भलाई के लिए कही। और तभी पीछे से एक आवाज आती है हाँ मेरे किंग, वो मुझे ही कह रहे थे। ग्रेट था वो जो अब जिनू के अधीन था। जिनू मन ही मन स्वीकार करता है ये कोई बीस्ट नहीं, ये मेरे पिता है। अब ब्रेन दुनिया की सभी गिल्ड से निवेदन करता है अगर ये सस्पेक्ट एस कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करे। तभी सवाल उठता है क्या कोई सबूत है कि ये बीस्ट है। ब्रेन उत्तर देता है इसमें जो माना है वो किसी इंसान का नहीं किसी बीस्ट का है। एक और सवाल आता है सस्पेक्ट एस ने खुद को एक हंटर के नाम से पहचाना, क्या वो हंटर असल में मौजूद है। ब्रेन जवाब देता है हाँ वो हंटर असल में एक रियल पर्सन है। तो उसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ब्रेन कहता है क्योंकि वह हंटर यहाँ मौजूद हंटर्स में से किसी एक से जुड़ा है। हॉल में सन्नाटा। अब एक और व्यक्ति उठता है ल्यू जिंग गैंग, चाइना का 7 स्टार हंटर। वह सवाल करता है संग जिनू अगर ये सस्पेक्ट सच में आपके पिता है और दुनिया के सारे हंटर्स उन्हें हंट करने निकलते हैं तो आप क्या करेंगे। हॉल में सबकी निगाहें जिनू पर टिक जाती है। जिनू अब भी गुस्से में है लेकिन संयमित। वह कहता है अगर वो एक बीस्ट निकले तो मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जिनो इंटरनेशनल हंटर कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। उसने पूरी दुनिया के टॉप हंटर्स के सामने कहा अगर ये सस्पेक्ट एस बीस्ट नहीं बल्कि एक इंसान निकला और वो मेरा बाप निकला तो जो भी हंटर उसे मारने जाएगा मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिनो आगे बोला मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। अगर इसका मतलब है पूरी दुनिया के हंटर्स से लड़ना तो मैं लड़ूंगा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एडम वाइट जिनो के पास आया। वह अब भी थोड़ा स्तब्ध था। उसने पूछा क्या तुमने जो कुछ कहा वो सब सीरियस था। जिनो ने बिना एक पल रुके जवाब दिया हाँ। एडम को विश्वास नहीं हो रहा था। दुनिया के 500 टॉप रैंकिंग हंटर्स जो 120 अलग अलग देशों से है और तुमने सबके खिलाफ खड़े होकर ऐसा बोल दिया। जिनो ने उसकी ओर देखा जैसे यह सब उसके लिए मामूली बात हो। एडम थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला शायद इस दुनिया में एक और हंटर है जो ऐसा कर सकता है। जिनो ने पूछा कौन। एडम गंभीर हो गया थॉमस एंड्रे, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। इसी बीच एडम ने बताया कि रात को एक बैंक्वेट है जिसमें जिनो को शामिल होना पड़ेगा। वो दोनों जैसे ही बैंक्वेट की ओर जा रहे थे सामने से ल्यूजी गैंग आ गया। पूरी जगह अचानक चुप हो गई। सब लोग उन्हें देखकर चौंक गए, सिर्फ जिनो ही नहीं वहाँ मौजूद सभी हंटर्स। ल्यूजी ने जिनो को कुछ कहा जिसे जिनो समझ नहीं पाया। उसने एडम से पूछा वो क्या बोल रहा है। एडम ने अनुवाद किया वो कह रहा है कि टोक्यो में जिन जॉइंट्स को तुमने हराया था उनमें से एक बचकर चाइना के शोर में चला गया था और ल्यूजी ने उसे अकेले हराया। फिर ल्यूजी ने बताया कि उसने जब उस जॉइंट से लड़ाई की तभी उसे एहसास हुआ कि वे कितने खतरनाक हैं। तभी से वो उस इंसान से मिलना चाहता था जिसने उन सबको अकेले हराया और वो इंसान था जिनो। ल्यूजी जिनो की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुमने थॉमस एंड्रे को उसकी सही जगह दिखा दी क्योंकि वो वही का हकदार था। ये सुनकर जिनो हैरान था। उसे लगा था कि ल्यूजी भी थॉमस की तरह एक अहंकारी होगा, लेकिन वो एकदम अलग निकला। बेहद समझदार, दिलचस्प। लेकिन फिर ल्यूजी कुछ और कहता है और इस बार एडम वाइट चौंक जाता है। एडम ने थोड़ी देर रुककर जिनो को ट्रांसलेट किया। ल्यूजी कह रहा है कि उसे उम्मीद है सस्पेक्टेस तुम्हारा बाप नहीं निकले क्योंकि अगर वो हुआ तो ल्यूजी उसे मारेगा और वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होना चाहता। ये एक सीधा वार्निंग थी। एक खामोश टेंशन हवा में तैरने लगी। एडम थोड़ा घबरा गया लेकिन जिनो सिर्फ बोला इट्स ओके। इसके बाद ब्रन जिनो को एक सीक्रेट अपार्टमेंट में लेकर गया जहाँ पहले से सिल्नर मौजूद थी। जिनो ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम अपग्रेडर हो, हम पहले मिल चुके हैं। सिल्नर का चेहरा गंभीर था। उसने कहा मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ। उस सपने में पावरफुल हंटर्स मारे जा रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद वो सपना सच हो जाता है। जिनो ने तुरंत पूछा क्या ऐसा क्रिस्टोफर रेड के साथ भी हुआ था। ब्रन ने जवाब दिया हाँ, हमने उसे वार्न किया था लेकिन उसने नहीं सुना। सिल्नर आगे बोली जो बीइंग्स ये सब कर रहे हैं वो रुकने वाले नहीं है और वे एक एक करके दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स को खत्म कर रहे हैं। जिनो थोड़ा गंभीर हुआ तो क्या मेरी जान भी खतरे में है। सिल्नर बोली मैं ये नहीं कह रही लेकिन मैं चाहती हूँ तुम उनकी रक्षा करो जो खतरे में है। सिल्नर ने बताया कि उसने बार बार उन बीइंग्स की शक्ल पहचानने की कोशिश की जो हंटर्स को मारते हैं लेकिन वो कभी याद नहीं रह पाती। वो इतना डरावने होते हैं कि जैसे ही वो उनकी आंखों में देखती कांपने लगती और नींद से उठ जाती। जिनो ने पूछा क्या उन्होंने कुछ बोला। सिल्नर ने गंभीरता से जवाब दिया हाँ, उन्होंने कहा वापस जाओ और युद्ध का इंतजार करो। ये सुनते ही जिनो का चेहरा सख्त हो गया। वही शब्द उसे भी किसी ने कहे थे, किंग ऑफ जॉइंट्स। अब जिनो सोचने लगा जो बीइंग्स हंटर्स को मार रहे हैं क्या वे रूलर्स के साथ है या मोनार्क्स के। कहानी अब एक बड़े युद्ध की आहट महसूस कराने लगी थी जहाँ साइड चुनना जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता था।